हेलो दोस्तों। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 2 क्लास 11th सीबीएसई की बुक से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आज सेकंड टॉपिक है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सेटअप क्यों करना पड़ा। ड्यू टू फैमिली में अगर कोई बिजनेस चल रहा है उसमें लगभग सारे फैमिली के मेंबर्स इन्वॉल्व ही रहते हैं, लेकिन जब फैमिली के बिजनेस में बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई बिज़नेस है, आपके दादाजी ने स्टार्ट किया था, आपके पापा के 4 भाई हैं, आपके पापा और 3 चाचा जी लोग, आपके तीन तीन अंकल लोगों ने बिजनेस सेटअप किया। इन फ्यूचर आपके पापा और अंकल्स के बीच में नहीं बनती है, या एक अंकल के बीच में नहीं बनती है दूसरे अंकल के साथ, तो जो डिस्प्यूट पैदा होने लगे, तो इस कारण से फैमिली बिजनेसेस में जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है उसको बनाने की ज़रूरत पड़ी। वो बहुत सारे कोर्ट में केसेस होने लगे, इसलिए फैमिली बिजनेस को सेटअप करने के लिए, एक स्ट्रक्चर करने के लिए एक एक्ट लाया गया, एक रेगुलेशन लाई गई, जिसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के नाम से डिस्क्राइब किया गया। आगे हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। बाहर विदेश का नहीं है, क्योंकि हिंदू फैमिली बिजनेस से रिलेटेड है, तो हिंदू इज प्रोबेबली कम्स फ्रॉम इंडिया। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नॉट जनरली hold outside India. It is basically created and for the purpose of India. It is one of the oldest form of business organization in the country. It refers to forms of organization wherein the business is owned and carried by the family, by the members of Hindu undivided family. Means जहाँ पर joint Hindu family business है, joint Hindu business है, means जहाँ पर बहुत सारी joint family है। जैसे आप जानते हैं कि हिंदू families में relations का कितना बड़ा मतलब होता है, कि families का कितना importance है। अगर उस family में इतना बहुत बड़ी family है और उसमें कोई business सेटअप है, तो वहाँ पर ये इस फॉर्म का बिजनेस हम सेटअप कर सकते हैं। इट इज़ गवर्न बाई हिंदू लॉ। हिंदू लॉ एक प्रेस्क्राइब्ड एक्ट है, उसमें रूल्स हैं, एक्ट्स के हिसाब से डेफिनीशंस हैं, वो सारी चीज़ें इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में लगती हैं। The basis of membership in the business is birth in a particular family and 3 successive generation can be member of the business. Means यहाँ पर जो मेंबरशिप, अगर हम कैसे समझें कि फैमिली बिजनेस में मेंबर कौन होगा, तो अगर आप उस फैमिली मेंबर में, फैमिली बिजनेस में, अगर आप एक पर्टिकुलर फैमिली में जहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस चल रहा है, वहाँ पर अगर आप पैदा होते हैं, तो इट मीन्स कि आप उस बिजनेस के मेंबर हो जाते हैं। और ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया 3 सक्सेसिव जनरेशन, मीन्स आपके दादाजी, आपके पापा जी और आप, ये 3 जनरेशन्स तक चलता है कि आप मेंबर माने जाएंगे। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज द एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड कर्ता। मीन्स यहाँ पर जो हेड ऑफ द फैमिली, मीन्स कि जैसे कि आपके दादाजी आपके सारे बाकी के दादाजियों में सबसे बड़े थे, तो वो हेड ऑफ द फैमिली हुए। आपके पापा आपके चाचा जी लोगों में से सबसे बड़े हैं, तो वो हेड ऑफ द फैमिली हुए, और आपके कोई भी दादाजी नहीं बचे हुए हैं, सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, तो आपके पापा हेड ऑफ द फैमिली हैं। उस पर्टिकुलर फैमिली के जो सबसे बड़े लोग होंगे, मतलब एल्डेस्ट मेंबर होगा, वो कर्ता कहलाएगा। और वही कर्ता इज द मेन ओनर माना जाता है। लेकिन इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप से ये डिफरेंस है कि यहाँ पर नीचे की क्राइटेरिया में डिसेंट्रलाइज्ड क्राइटेरिया भी है। सोल प्रोप्राइटर में एक बंदा ही होता था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। कर्ता के अलावा नीचे भी हम समझेंगे क्या कहते हैं, जिनको हम को पार्टनर्स कहते हैं, वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब को पार्टनर्स किसे कहते हैं? ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज को पार्टनर्स। मीन्स जो कर्ता के अलावा जो एल्डेस्ट मेंबर है, उसके अलावा जितने भी मेंबर फैमिली में होंगे, वो सारे को पार्टनर्स कहलाएंगे। मीन्स उनका भी हिस्सा उस फैमिली बिजनेस में होगा, वो भी इक्वल पार्टनर्स होंगे। ऐसे सारे लोग जो कर्ता के अलावा हैं, उनको को पार्टनर्स कहेंगे। अब
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस के सेटअप के फीचर्स हम समझेंगे। फॉर्मेशन, इसका क्रिएशन कैसे होता है। फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली, 2 मेंबर्स फैमिली में होने चाहिए। एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम, अगर आपके पूर्वजों की, आपके दादाजी लोगों की कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, वो आपके पापा जी लोगों के नाम पर होनी ही चाहिए। मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब है आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी आपके पिताजी लोगों के नाम, मीन्स आपके पापा की प्रॉपर्टी आपके नाम पर आनी चाहिए, इनहेरिटेड होनी चाहिए, मीन्स ट्रांसफर होनी चाहिए। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाई बर्थ, मीन्स यहाँ पर कोई मेंबरशिप के लिए कोई कार्ड नहीं है, कोई फॉर्मेशन का क्राइटेरिया नहीं है, आपका पैदा होना ही आपकी मेंबरशिप है। इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जैसे मैंने बताया कि हिंदू लॉ के हिसाब से चलता है, जो 1956 में सेटअप किया गया था। लाइबिलिटी यहाँ पर क्या होती है, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर ऑफ को-पार्सनरी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। द कर्ता हाउएवर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मीन्स कि जो कर्ता है, जो एल्डेस्ट मेंबर है, जैसे मैंने बताया कि वो ओनर माना जाता है, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, मीन्स कि उसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी आ जाएगी। लेकिन जो कर्ता के अलावा बाकी के मेंबर्स हैं, उनका अगर शेयर, जैसे मान लीजिए कि आपके फैमिली में 10 लोग हैं, तो कर्ता की अगर मेंबरशिप का कर्ता की अगर लाइबिलिटी का क्राइटेरिया जो है वो 10% है, तो बाकी का 90% उन 10 लोगों में, बाकी का 90% 9 लोगों में अगर बांटा जाता है, तो सबके एंड पर 10-10% आता है। लेकिन कर्ता का 10% जो है वो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी 10% नहीं माना जाएगा, बाकी लोगों की लाइबिलिटी 10-10-10-10% होगी। कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता, मीन्स जो कंट्रोल करेगा ये बिजनेस को वो कर्ता करेगा, मेन ओनर वही माना जाता है। ही टेक्स ऑल द डिसीजन एंड इज ऑथराइज टू मैनेज द बिजनेस, वो सारे डिसीजंस लेगा और ऑथराइज करवाएगा। हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन अदर मेंबर्स, अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया क्योंकि वो एल्डेस्ट मेंबर है, तो उसकी रिस्पेक्ट हम करेंगे और उसको हम अप्रूव करेंगे। कंटिन्यूटी, द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स अप द पोजीशन ऑफ कर्ता लीविंग द बिजनेस स्टेबल। अगर जो एल्डेस्ट मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा, जो नेक्स्ट भाई होगा, नेक्स्ट बेटा होगा, वो बिजनेस संभालेगा। जो नेक्स्ट सबसे बड़ा फैमिली में होगा, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर जो होगा, वो बिजनेस संभालेगा। बिजनेस नहीं बंद होगा, बिजनेस इज इन कंटिन्यूअस नेचर। फिर इसमें एक अमेंडमेंट भी आता है, मैं साथ ही साथ बता देता हूँ। जेंडर इक्वालिटी इन द जॉइंट हिंदू फैमिली अ रियलिटी अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, द डॉटर ऑफ अ को पार्सनर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली शैल बाई बर्थ बिकम अ को पार्सनर। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ सच अ जॉइंट हिंदू फैमिली द को पार्सनरी प्रॉपर्टी शैल बी इक्वली डिवाइडेड टू ऑल को पार्सनर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। मीन्स कि अगर बिजनेस कल को ख़त्म होता है, बिजनेस अगर डिसॉल्व होता है, तो जो पहले ये होता था कि लड़कियों को उनका अधिकार नहीं दिया जाता था, राइट्स नहीं होते थे, लेकिन अमेंडमेंट आता है 2005 में, और वो 2005 का अमेंडमेंट ये कहता है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें जो, जैसे कि कोई भी बच्चा पैदा होता है वो को पार्टनर बन सकता है, बाय बर्थ मेंबरशिप होती है। ऐसे ही लड़कियों के लिए, डॉटर्स के लिए उस फैमिली में को पार्सनरी का बिहेवियर ला दिया गया। कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है कि आप जेंडर के बेसिस पर कुछ भी डिस्टिंक्शन करें, कुछ भी कोई भी रिजिडनेस आप पैदा करें, क्योंकि कोर्ट में केसेस इस हिसाब के गए थे, इसलिए ये अमेंडमेंट लाना पड़ा कि अगर कल को बिजनेस डिसॉल्व होता है तो बेटी की शादी होने के बाद भी वो बेटी का अधिकार उस बिजनेस में रहेगा, वो को पार्टनर रहेगी और उसको उसका हिस्सा, उसका राइट उसको मिलेगा। पांचवा फैक्टर जो हमारे पास फीचर में आता है, माइनर मेंबर, द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस अकर्स ड्यू टू बर्थ इन ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हेंस माइनर कैन ऑल्सो बी मेंबर ऑफ द बिजनेस। क्योंकि यहाँ बाय बर्थ मेंबरशिप मिल रही है, बाय बर्थ आप को पार्टनर बन जाते हैं बिजनेस के, तो यहाँ पर माइनर्स जो हैं 18 साल से कम है, 16 साल से कम है, वो भी इस बिज़नेस को संभाल सकते हैं,
क्योंकि यहाँ बाय बर्थ आपको मेंबरशिप का अधिकार मिल रहा है। अब मेरिट्स समझते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। तो इसमें पहला हमें दिखता है इफेक्टिव कंट्रोल। द कर्ता हैज़ एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। मैंने जैसा बताया कि कर्ता मेन ओनर माना जाता है, तो सारे डिसीजंस लेने की क्षमता, सारे डिसीजंस लेने की जो क्विक एबिलिटी है वो कर्ता में होती है और वो ले लेता है। तो यहाँ पर इफेक्टिव कंट्रोल है, ज़्यादा किसी का इंटरेक्शन नहीं है, ज़्यादा किसी से पूछना नहीं है, ज़्यादा किसी से समझना नहीं है। तो इफेक्टिवनेस बिजनेस में उसके डिसीजंस के रिगार्डिंग रहती है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, द डेथ ऑफ द कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल देन टेक अप द बिजनेस। मीन्स कि कंटिन्यूअस नेचर का बिजनेस होता है। अगर आपका कर्ता खत्म हो गया है, जैसे सोल प्रोप्राइटर में ये था कि अगर इंसैनिटी हो जाती है, गिरफ्तार हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, तो उसके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर आपका कर्ता की डेथ हो जाती है, कर्ता का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी दिक्कत आती है, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है वो उस बिजनेस को संभाल लेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यहाँ पर कर्ता के अलावा जितने भी लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर कर्ता के अलावा 9 लोग हैं और सबका 10-10 शेयर है, तो उनका जो शेयर रहेगा वो अनलिमिटेड नहीं रहेगा, वो लिमिटेड रहेगा टू द लाइबिलिटीज। मीन्स कि अगर उनके बिजनेस में कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो बाकी के 9 लोग कर्ता को छोड़कर उस बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 10-10% का अगर हिस्सा ओन करते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर डेट के लिए भी 10% के लिए ही लाइबल होंगे। वो 10% के लिए ही लाइबल होंगे। मीन्स ये है कि वो 10% ही उस डेट का चुकाएंगे। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, जब इस तरीके के बिजनेस सेटअप होते हैं तो बिजनेस ग्रो करने के लिए लॉयल्टी आपस में बढ़ती है, कोऑपरेशन बढ़ता है। बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए एक हम लोगों का इंटरेस्ट रहता है, जो इस फैमिली में रहते हैं, इंटरेस्ट रहता है कि हम अगर साथ मिलके काम करेंगे तो हमारी फैमिली भी मजबूत होगी, हमारे बिजनेस भी ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर लॉयल्टी ज़्यादा रहती है क्योंकि सब फैमिली के मेंबर्स हैं, और कोऑपरेशन रहता है कि हम एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए हमें क्या कोऑपरेट करना है। किसी की डेथ हो जाती है तो हमें बिजनेस कैसे रन करना है, कोई कैसे ओन करता है, किसका इंटरेस्ट क्या, कौन सोच रहा होगा, क्योंकि सारी चीज़ फैमिली के अंदर रहती है। इसलिए लॉयल्टी और कोऑपरेशन का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें लिमिटेशंस भी कुछ होती हैं। लिमिटेशन समझ लेते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल एज इट डिपेंड्स मेनली एंड ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि बिजनेस जो है वो बेसिकली डिपेंड्स ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। आपके पास पुरानी पूर्वजों की संपत्ति का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बिज़नेस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है। उसके लिए बाहर से आपको कोई चीज़ नहीं लानी होती है, इसलिए लिमिटेड माना जाता है कि इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, जैसे मैंने बताया कि लिमिटेड लाइबिलिटी आपके कर्ता के अलावा बाकी सारे लोगों की होगी, लेकिन जो कर्ता है वो बेफिजूल में फंस जाता है क्योंकि वो सबसे बड़ा है, इसलिए उसकी लाइबिलिटी सबसे ज़्यादा कर दी जाती है। तो वन ऑफ द लिमिटेशन ये मानी जा सकती है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता इंडिविजुअली मैनेजेस द बिजनेस विच में एट टाइम्स नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर्स। कर्ता जो मेनली डिसीजन सारे लेता है, तो शायद ये हो कि बाकी के फैमिली मेंबर्स को, कुछ एक आध फैमिली मेंबर्स को वो डिसीजंस अच्छे ना लगते हों, लेकिन यहाँ पर कर्ता की डोमिनेंस है, इसलिए वो डिसीजंस बाकी के फैमिली मेंबर्स को मानने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक डीमेरिट के तौर पर देखा जाता है कि कर्ता जो डोमिनेंस दिखाता है वो अदर मेंबर्स के ऊपर डोमिनेट करता है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, सिंस द कर्ता कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट, क्योंकि वो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है, उसको कर्ता इस बेसिस पर बनाया गया है कि वो एल्डेस्ट मेंबर है, ना कि किसी स्किल के बेसिस पर, ना ही किसी स्किल के बेसिस पर, ना ही किसी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर उसको कर्ता बनाया गया, क्योंकि वो सिर्फ पहले पैदा हो गया, बड़ा पैदा हो गया, इसलिए उसको कर्ता बनाया गया है। एक वन ऑफ द बेसिस क्राइटेरिया जो उस व्यक्ति को ये नहीं देता कि उसके पास कोई स्किल है तो वो अच्छे से बिजनेस रन कर सकता है। तो लिमिटेड मैनेजरियल कैपेसिटी होती है, मीन्स कि सिंस द कर्ता कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, द बिजनेस में सफ़र एज अ रिजल्ट ऑफ इज अनवाइज डिसीजन। क्योंकि वो पैदा जल्दी हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो वाइज हो, बाकी के लोग उससे ज़्यादा समझदार हो सकते हैं लेकिन वो कर्ता नहीं बन सकते। तो ये लिमिटेशन के तौर पर देखा गया है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मैं क्विक रिप्लाई आपको दूंगा। और आप किसी नए वीडियो पर आप वीडियो बनवाना, नए किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के मैं आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू।